तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद जैसे उद्घोष देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से संबंधित अनेक सवाल हैं, अनेक अनसुलझे रहस्य हैं। नेताजी की 125वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति स्थापित करने और गणतंत्र दिवस समारोह उनके जन्म दिवस यानी 23 जनवरी से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। माई जी केवल की आज की इस कड़ी में आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकक्ष बराबरी के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समग्र जीवन और योगदान का विश्लेषण करते हुए उनके जीवन के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है। 1945 के बाद बोस कहां चले गए थे? क्या नेताजी वास्तव में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? क्यों विदेशी बोस को इतना अधिक मानते हैं? इन सारे सवालों का जवाब तलाश करते हुए माई जी के वर्ड का यह वीडियो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और योगदान के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करेगा। अतः अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में पहली बार जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने नेताजी की उपाधि से नवाजा था। वहीं जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज भी भारत और भारतीयता की प्रतिनिधि के रूप में, पहचान के रूप में, नारे के रूप में याद किया जाता है, जो हमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता से भर देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। आपको ध्यान में आ रहा होगा, वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पहले भारतीय थे जिनको विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आज हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माता का नाम श्रीमती प्रभावती बोस था। उनके पिता जाने माने वकील थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी। सुभाष बाबू ने उनकी स्टेनोग्राफर एमिली से विवाह किया था और उनकी पुत्री का नाम अनीता है, जो कि वर्तमान में जर्मनी में रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन में स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता बताया था। वहीं राजा राम मोहन राय को उन्होंने युग दूत बताया था। ये उपाधियां कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि हाँ भाई, भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने बताया था? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद कहने वाले पहले व्यक्ति यदि कोई थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन में ही अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और इसी कारण उनके माता पिता उनको एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिला दिया गया था। उस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य की यह सबसे कठिन परीक्षा थी। सन 1920 के वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस परीक्षा में बैठते हैं और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में चौथा स्थान प्राप्त करते हैं, परंतु उनका मन कहीं और लगता था
और वह था भारत की आजादी। इसीलिए उन्होंने अपनी माता की अनुमति से राजकीय सेवा, जो कि आईसीएस का पद था, उसको त्याग दिया और देशभक्ति के राजसूय यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया और अपने सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार देश के लिए, आजादी के लिए जेल गए थे। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से लौटकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर रखा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को चितरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी थी। श्री चितरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा, वही चितरंजन दास जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन में देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। वही चितरंजन दास या CR दास, जिनको हम स्वराज पार्टी के लिए याद करते हैं। स्वराज पार्टी के दो प्रमुख नेता, पहले CR दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू थे। CR दास जब कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर चुने जाते हैं तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नामित किया था। इसी तरह से असहयोग आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य का कार्य किया था। सन 1925 में जब देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मांडले की जेल में बंद थे। उन्होंने यह समाचार रेडियो से सुना था और मांडले जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष तक रखा गया था। सन 1930 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाता है। नेताजी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था स्वराज। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का समाचार पत्र तो बहुत ही स्पष्ट है, स्वराज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय यात्री। दुर्भाग्य से यह अपूर्ण है। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, जिसमें सन 1920 से लेकर के 1934 तक के आजादी के इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम को कवर किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन से किया गया था, जो कि आजादी के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी संघर्ष के इतिहास में सन 1928 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। जगह जगह धरने, विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार का आयोजन हो रहा था। उसी समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि भारत के नेता मिल करके तो संविधान बना नहीं सकते और अंग्रेजी हुकूमत के कार्य में बाधा डालने का कार्य करते हैं। इस चुनौती को तत्कालीन नेताओं ने स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप सन 1928 में नेहरू आयोग का गठन होता है। नेहरू आयोग के अध्यक्ष श्री मोतीलाल नेहरू थे और इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इन 7 सदस्यों में सबसे कम उम्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राय अन्य सदस्यों से अलग थी। नेताजी की मान्यता थी कि डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वशासन की जगह हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस यानी आंतरिक स्वशासन और बाह्य रूप से अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण से था,
परंतु गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद सन 1928 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया कि यदि एक वर्ष में अंग्रेजी सरकार भारत में डोमिनेंट स्टेटस दे देती है, औपनिवेशिक स्वशासन लागू कर देती है, तो बात सही, नहीं तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करेगी। आखिरकार 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में और सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 51वां अधिवेशन था, इसलिए सुभाष बाबू के स्वागत के लिए 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में उनका स्वागत किया गया था। इसी अध्यक्षीय कार्यकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी तरह से तत्कालीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी सुभाष बाबू ने की थी। परंतु गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे। सन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू के सामने गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया नहीं, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, परंतु आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है। गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं हुई है, गांधी की हार हुई है, परंतु अंतर विरोध और वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो आज भी बंगाल में एक राजनीतिक दल है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया जाता है और नेताजी को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। परंतु यहाँ यह बात असत्य होगी कि गांधी के बीच विरोध अत्यधिक था। दोनों एक दूसरे को बड़ा ही देशभक्त मानते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। उनके बीच विरोध केवल एक प्रश्न पर था, और वह था कि रास्ता कौन सा अख्तियार किया जाए। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार की परेशानियों को अपने लिए एक अवसर मानते थे, उनके अनुसार किसी भी हालत में भारत की आजादी चाहिए, वहीं गांधी जी अपने आंदोलन के साथ ही साथ ध्येय के साथ ही साथ रास्ते की पवित्रता में भी विश्वास करते थे। आजाद हिंद रेडियो की जब शुरुआत की जाती है और जब आजाद हिंद सरकार बनती है, तो आजाद हिंद रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हमें विजयी होने का आशीर्वाद दो। यानी स्पष्ट है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि और किसी ने नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। उसी समय गांधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में भी उन्होंने उनके लिए राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। यानी यह स्पष्ट है कि दोनों में वैचारिक मतभेद था, परंतु दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे और दोनों एक दूसरे को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण देशभक्त नेता के रूप में स्वीकार करते थे। नेताजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे?
वैसे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु 21 अक्टूबर 1943 1947 से भी पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया था और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। उनकी आजाद हिंद सरकार में H.C. चटर्जी वित्त मंत्री, M.A. अय्यर प्रचार मंत्री और लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो कि बाद में चल करके लक्ष्मी सहगल के नाम से प्रसिद्ध हुई, महिला मामलों की मंत्री थी और उनकी अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में था। आजाद हिंद सरकार ने अपनी एक बैंक आजाद हिंद बैंक और मुद्रा भी जारी की थी और उस जमाने में 10 से अधिक देशों ने उनकी सरकार, उनकी फौज और उनकी बैंक और मुद्रा को समर्थन दिया था, मान्यता दी थी। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के लिए एक अवसर के रूप में देखते थे, जिसमें भारत की आजादी को पाया जा सकता है और इसीलिए जनवरी 1941 को अंग्रेजी हुकूमत की नजरबंदी से निकल करके, छिप करके वो कोलकाता से पेशावर चले आते हैं और पेशावर से रूस होते हुए बर्लिन पहुंच जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं और वहां से वो जापान आ जाते हैं। जापान में श्री मोहन सिंह ने जापानी मेजर इविची फुजीवारा के सहयोग से पहले से ही आजाद हिंद फौज का गठन कर रखा था। उसके समर्थन से वो आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति बनते हैं। यहाँ याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन श्री मोहन सिंह ने किया था, वहीं आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। 1945 में जब लाल किले का ट्रायल मुकदमे हुए तो उस समय के गुरुबख्श सिंह, ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज के जो ट्रायल किए गए वो अपने आप में एक धार्मिक एकता का संदेश देते हैं। आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और झांसी की रानी ब्रिगेड, जो कि महिला ब्रिगेड थी, जिसकी प्रमुख लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। तो इस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद सरकार थी, उसके पास सेना भी थी, जमीन भी थी, क्योंकि उन्होंने अंडमान और निकोबार पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम शहीद और स्वराज कर दिया था। उनके पास अपनी करेंसी भी थी, अपनी बैंक भी थी, तो वो पहले प्रधानमंत्री होने चाहिए। आजादी के बारे में बात करें तो अमेरिका में भी 4 जुलाई 1976 को आजादी की घोषणा हो गई थी, परंतु गृह युद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिका को वास्तविक आजादी मिली थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था जिसका परिणाम 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के रूप में हुआ। परंतु यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि इससे पहले भी कई बार निर्वासित सरकारें बनी हुई हैं। भारत की पहली निर्वासित सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में बनाई थी और वही महेंद्र प्रताप जिनके नाम पर यूपी में अभी, उत्तर प्रदेश में अभी एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। परंतु राष्ट्रवादी आंदोलन में, भारत की आजादी के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्पष्ट कर दिया कि अब अधिक समय तक भारत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं रह सकता है। मणिपुर में स्थित मोइरांग INA युद्ध स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। मोइरांग में निर्मित आजाद हिंद सेना का आजाद हिंद फौज का युद्ध स्मारक सिंगापुर में निर्मित स्मारक के जैसा ही है। वस्तुतः
आजादी के इतिहास में, आजाद हिंद फौज के इतिहास में मणिपुर का विशेष महत्व है, क्योंकि मणिपुर के लगभग 1500 वर्ग मील क्षेत्र के ऊपर आजाद हिंद फौज ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने अधिकार किया था और भारतीय तिरंगा फहराया था। इस क्षेत्र पर लगभग 3 माह तक आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार का अधिकार रहा था और इस क्षेत्र में मणिपुर में इम्फाल की लड़ाई के दौरान हजारों सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर एक स्पष्टता, छोटा सा प्रश्न कि हाँ, आजाद हिंद फौज का स्मारक INA युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो मोइरांग मणिपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक गहराता हुआ रहस्य, इतिहास के पन्नों में दफन एक सत्य जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि 1945 के बाद नेताजी कहां गए या नेताजी के साथ क्या हुआ। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइपेई, ताइवान में विमान दुर्घटना में नेताजी का देहांत हो गया था। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद हबीबुर रहमान ने उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में कर दिया था। हबीबुर रहमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अभिन्न मित्र और सहयोगी थे। उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई थी। आजादी के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब टोक्यो गए थे, जापान गए थे, तो रेंकोजी मंदिर में गए थे और वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। परंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि आजादी के महानायक भारत की आजादी के बाद भी उनकी अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में क्यों, भारत में क्यों नहीं? वस्तुतः सरकारें या फिर जापान हमसे कुछ तथ्य छुपा रहा है। आजादी के बाद इसकी जांच के लिए भारत में 3 आयोगों का गठन हो चुका है। सन 1955 में शाहनवाज आयोग, 1977 में खोसला कमीशन और 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग मुखर्जी आयोग। प्रारंभिक दोनों आयोग यह नतीजा निकाल रहे थे कि नेताजी का विमान दुर्घटना में देहांत हो गया था। परंतु हाल ही में ताइवान की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 14 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर 1945 तक ताइवान की भूमि पर कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी। वहीं उस जमाने के हॉस्पिटल के दस्तावेज या अन्य दस्तावेजों में देखें तो कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम प्राप्त नहीं होता। यानी मनोज कुमार मुखर्जी आयोग स्पष्ट रूप से कहता है कि नेताजी का देहांत, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, तो नेताजी गए कहां? क्या नेताजी भूमिगत हो गए थे या नेताजी से संबंधित किसी सत्य को छुपाया गया है? यहाँ पर कई ऐसे प्रश्न हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जो अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब हमें प्राप्त करने अभी भी शेष हैं। क्या सोची समझी रणनीति के तहत उनकी मौत का एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नेताजी रूस के सहयोग से भारत की आजादी के लिए एक नया अभियान शुरू करना चाहते थे। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार नेताजी नेपाल होते हुए भारत आ गए थे और भारत के दस्तावेजों में साधु भगवान जी या गुमनामी बाबा के नाम से एक और अध्याय नेताजी के जीवन से संबंधित प्राप्त होता है, जो अभी भी अस्पष्ट है। गुमनामी बाबा हूबहू नेताजी जैसे दिखते थे। उनकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार पूर्णतः नेताजी से मिलती थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके पास जो वस्तुएं मिली उसमें आजाद हिंद का साहित्य और कई ऐसी चीजें मिली जो नेताजी से संबंधित थी। परंतु यहाँ पर अभी भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि सरकारें अभी भी स्पष्ट नहीं कर रही कि आखिरकार 1945 के बाद नेताजी के साथ
क्या हुआ? क्या यहाँ पर रूस का भय है? क्या यहाँ पर जापान का भय है? क्या यहाँ पर अमेरिका का भय है? या फिर भारत के नेताओं का भय है? यह अभी तक एक गहराता हुआ रहस्य है। वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो इतिहास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। वीडियो के बारे में आपकी जो राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।